परिचय टाटा ग्रुप, एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विश्वास, मूल्य और इनोवेशन का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस सफलता की नींव कैसे पड़ी थी? कैसे एक आम इंसान का सपना एक ऐसी दास्तान बन गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई? इस कहानी में सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसमें है जुनून, संघर्ष और एक परिवार जिसने अपने नाम को एक आइडिया में बदल दिया। टाटा। नवसारी से मुंबई तक एक नई शुरुआत। साल 1822। गुजरात के नवसारी में एक बच्चा जन्म लेता है। नुस्सरवानजी टाटा एक ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। शायद वो सिर्फ शब्द थे, लेकिन नुस्सरवानजी ने उन्हें अपनी तकदीर बना लिया। कम उम्र में शादी, 17 साल की उम्र में पिता बन जाना, यह उनके लिए नई नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। जब नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर निकलने की सोचते तक नहीं थे, नुस्सरवानजी ने फैसला लिया, मुंबई जाएंगे, कुछ बड़ा करेंगे। न पैसे थे, न तजुर्बा, लेकिन था सिर्फ एक सपना। और उसी सपने के सहारे वो अपने परिवार को लेकर मुंबई पहुंचे और एक दोस्त की मदद से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। जमशेदजी टाटा, सपनों का वारिस नुस्सरवानजी का सपना था कि उनका बेटा जमशेदजी टाटा उनसे भी बड़ा बने। उन्होंने जमशेदजी को बेहतरीन शिक्षा दिलवाई और विदेश भेजा ताकि वो दुनिया को देख सके, समझ सके। हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में जमशेदजी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना पहला इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते टाटा परिवार कॉटन और ओपियम के डीलर बन गए। चाइना और यूरोप को एक्सपोर्ट, इंडिया में इंपोर्ट। R.D. टाटा और एक फ्रेंच प्रेम कहानी। इस व्यापारिक परिवार में एक और नाम जुड़ता है, रतनजी दादा भाई टाटा, R.D. टाटा। जमशेदजी से 17 साल बड़े R.D. एक ओपियम, परफ्यूम और पर्ल्स के व्यापारी थे जो अक्सर बिजनेस के लिए फ्रांस जाया करते थे। वहीं उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए एक टीचर रखा, लेकिन सीखते सीखते दिल दे बैठे उस टीचर की बेटी सुजाने को। एक विधुर और उम्र में बड़ा होते हुए भी सुजाने को R.D. का जज्बा पसंद आया। शादी हुई, लेकिन पारसी समाज से डरकर सुजाने ने ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म अपनाया और नाम बदलकर सूनी रख लिया। यही जोड़ी आगे चलकर एक बेटे को जन्म देती है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें दुनिया जानती है JRD टाटा के नाम से। जमशेदजी की दूरदर्शिता। जमशेदजी ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, उन्होंने भारत के भविष्य को देखा। शंघाई में ऑफिस खोलना, यूरोप में टाटा को स्थापित करना, ये उनके बड़े सपनों की शुरुआत थी। तब हवाई जहाज नहीं थे, क्रूज भी नहीं चलते थे, शिप से जानवरों के साथ फर करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ये सब झेला, समंदर की उल्टियाओं, गंदगी, थकावट, क्योंकि उन्हें एक चीज दिख रही थी, लंदन में टाटा का ऑफिस। ये तो बस शुरुआत है। टाटा सिर्फ एक फैमिली का नाम नहीं है, ये एक सोच है, देश से पहले खुद को नहीं रखना। और यही सोच उन्हें हर औरों से अलग बनाती है। अ मैन हु सोड ड्रीम्स। एक आदमी जिसने सपने बोए। जब जमशेदजी टाटा इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं सीखा, उन्होंने एक विजन देखा। अब उनका मन सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं भरता था, वो कुछ बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो भारत की मिट्टी से निकले और दुनिया तक पहुंचे। साल 1873 उन्होंने एक फैक्ट्री की नींव रखी, एक ऐसी स्पिनिंग और वीविंग मिल जो उस दौर से बहुत आगे की सोच थी। लोग जहां बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में मिल्स खोलते थे, जमशेदजी ने चुना नागपुर, क्योंकि उनके लिए लॉजिस्टिक्स से ज्यादा लॉजिक मायने रखता था। कॉटन फार्म्स के पास होना, क्वालिटी मशीनरी लाना और एक्सपर्ट्स हायर करना, ये सब दिखाता है कि वो कितनी गहराई से सोचते थे। उन्होंने इसका नाम रखा एम्प्रेस मिल्स। नागपुर की चुनौती। जमशेदजी की सोच। नागपुर के लोगों की आदतें थोड़ी अलग थीं। आराम पसंद माहौल, काम में ढिलाई। 100 में से सिर्फ 80 लोग रोज आते थे। कोई और होता तो सजा देता, लेकिन जमशेदजी ने चुना पॉजिटिव बदलाव का रास्ता। उन्होंने प्रोविडेंट फंड शुरू किया, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी आराम से चले, इसका इंतजाम। अगर कोई वर्कर काम के दौरान घायल हो जाए या जान चली जाए
उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम। उन्होंने स्पोर्ट्स डे, फैमिली डे जैसे इवेंट्स शुरू किए, जहां विनर्स को कैश, घड़ियां या गोल्ड चेन मिलती थी। उनकी ये सोच उस जमाने से बहुत आगे थी। यहां तक कि इंग्लैंड में भी तब ऐसे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। एम्प्रेस मिल्स सिर्फ एक मिल नहीं थी, ये टाटा कल्चर की नींव थी। और यही वजह थी कि जब वर्कर्स ने देखा कि कोई उन्हें इंसान समझता है, वो भी अपने काम को मिशन समझने लगे। बैप्टिज्म बाय फायर, एक आग की परीक्षा। JRD टाटा, एक यंग लड़का जिसने विरासत को जिम्मेदारी में बदला, 1925 की बात है। JRD टाटा जो फ्रांस में पले बढ़े थे, अब टाटा स्टील में ट्रेनिंग के लिए इंडिया आए थे। उनके पिता RD टाटा उन्हें लेकर पहुंचे जमशेदपुर, जहां टाटा की एक फैक्ट्री पहले से थी। हर डिपार्टमेंट में एक दिन गुजारना, सीखना, देखना, समझना, यही उनका काम था। और तभी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। एक रात, एक झटका, और सब कुछ बदल गया। RD टाटा, जिनकी उम्र अब 7 पार थी, अपनी बेटी के कहने पर डांस कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सीने में दर्द उठा और वो वहीं गिर पड़े। सिवियर हार्ट अटैक, और डॉक्टर बुलाने का भी वक्त नहीं मिला। वो आदमी जिसने जमशेद जी के साथ मिलकर टाटा साम्राज्य की नींव रखी थी, अब इस दुनिया से जा चुका था। एक बेटे की सबसे बड़ी परीक्षा JRD के कंधों पर अब सिर्फ बिजनेस नहीं, अपने 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। RD की कुछ कंपनियां एक घाटे में थीं, कर्ज चढ़ा हुआ था। JRD ने फ्रांस की अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, इंग्लिश सीखी, और यहां तक कि अपने घर और प्रॉपर्टीज बेच दी। सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलिडे होम। अब पूरा परिवार ताजमहल होटल में रहने लगा, क्योंकि अब सिर्फ बिजनेस बचाना नहीं था, एक विरासत को जिंदा रखना था। 1973 टाटा का अगला कप्तान, सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद 1973 में बोर्ड ने घोषणा की, JRD टाटा विल नाउ लीड द टाटा एम्पायर। और इस तरह एक शांत स्वभाव, फ्रेंच बोलने वाला लड़का अब भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका था। एक मोटर कार का जन्म, आपने रोल्स रॉयस का नाम सुना होगा। इंग्लैंड की शाही सवारी, मर्सिडीज जर्मन इंजीनियरिंग का चमत्कार, फोर्ड अमेरिका की रफ्तार, और टोयोटा जापान की परफेक्शन। लेकिन क्या भारत की कोई अपनी गाड़ी थी? नहीं थी, जब तक एक इंसान ने यह सपना नहीं देखा। यह कहानी है रतन टाटा की। साल था 1993। एक ऑटो पार्ट्स की मीटिंग के दौरान उन्होंने खुलकर कहा, अब भारत को भी अपनी फैमिली कार चाहिए। उस समय सबने इसे एक जज्बाती बयान समझा, कुछ ने हंस के टाल दिया। किसी ने पूछा, भारत में कार, वो भी पूरी तरह देसी? लेकिन रतन टाटा जानते थे, सपनों को सच करना हो तो शक से ऊपर उठना पड़ता है। उन्होंने सबसे पहले टेल्को में एक स्पेशल इंजीनियरिंग टीम बनाई। फोकस एकदम क्लियर था, 5 लोगों के लिए आरामदायक जगह हो, सामान के लिए स्पेस हो, और सड़कों के गड्ढे भी जिससे डरें। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में 120 करोड़ लगाए। कई लोगों ने ताना मारा, ये सब इंडिया में कैसे चलेगा? लेकिन रतन टाटा का जवाब उनके काम में था, शब्दों में नहीं। अब असली टेस्ट शुरू हुआ। उन्हें ऑस्ट्रेलिया से एक पूरी असेंबली लाइन मिली, कई टन वजन वाली मशीनरी, 650 कंटेनर, 14,800 टन वजन, 6 महीने का वक्त। और जब वो भारी भरकम मशीनरी भारत पहुंची तो टेल्को के अंदर 500 मीटर लंबी लाइन लगाई गई, जिसमें 450 रोबोट्स काम करने लगे। लेकिन एक चीज ने रतन टाटा को रोक दिया। वो एक इंजीनियर को ऊपर नीचे जाते देख रहे थे, दिन में 600 बार एक पार्ट को जोड़ने के लिए। उन्होंने तुरंत कहा, हम अपने लोगों से यह उम्मीद नहीं कर सकते, इंसान मशीन नहीं होता। फौरन एक रोबोटिक सॉल्यूशन तैयार किया गया। सिर्फ कार नहीं, वो एक वर्क कल्चर भी बना रहे थे। फिर आया ऐतिहासिक दिन, 1998, दिल्ली का ऑटो एक्सपो। जहां बाकी ब्रांड्स ने ग्लैमर की चादर ओढ़ी थी, टाटा स्टॉल पर कुछ और ही माहौल था। मॉडल्स ने पगड़ी और साड़ी पहनी थी, बच्चे हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे, और खुद रतन टाटा अपनी पहली इंडियन कार में अंदर आते हैं। किसी ने कहा,
जैसे कोहिनूर कार में बैठकर आया हो। और फिर नाम रखा गया इंडिका, भारत की पहली अपनी देशी फैमिली कार। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। कुछ कार्स डिफेक्टिव निकली, आलोचना हुई, लोग बोले देसी है तभी तो ऐसा हुआ। लेकिन रतन टाटा पीछे नहीं हटे। 500 करोड़ खर्च कर पूरे देश में फ्री रिपेयर कैंप्स लगवाए। ग्राहकों से वादा किया, हम ठीक करेंगे और बेहतर बनाएंगे। और फिर आया इंडिका V2 क्लास, कंफर्ट और क्वालिटी सब में बेमिसाल। बीबीसी ने उसे बेस्ट कार का खिताब दिया। इंडिया की कार दुनिया की नजरों में चमकने लगी। और तब रतन टाटा ने सिर्फ एक कार नहीं बनाई थी, बल्कि यह भरोसा बनाया था कि हम भी कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं वर्ल्ड क्लास मशीनें। अगर हम खुद पर यकीन करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यह सिर्फ एक मोटर कार की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो कहती है भारत अब दूसरों से पीछे नहीं रहेगा, बल्कि अपनी रफ्तार खुद तय करेगा। टाटा कल्चर, दिल के साथ कैपिटलिज्म बिजनेस अगर दिल से किया जाए तो वो समाज को बदल देता है। और यही है टाटा कल्चर, एक ऐसा विजन जहां मुनाफा सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं होता, बल्कि इंसानियत तक पहुंचता है। कम्युनिटी फर्स्ट, टाटा का गोल्डन रूल 1882 में जमशेदजी टाटा ने कुछ लोकल डॉक्टर्स की मदद की ताकि वो इंग्लैंड जाकर हायर एजुकेशन ले सकें। बिल्कुल खुले दिल से उन्होंने कहा, इसे लोन समझो, धीरे धीरे चुका देना, और जब तुम सफल हो जाओ तो यह पैसा किसी और की मदद करेगा। यहीं से जन्म हुआ जे.एन. टाटा एंडाउमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। आज तक 5000 से भी ज्यादा लोग इससे बाहर जाकर पढ़ चुके हैं और गर्व से खुद को कहते हैं जे.एन. टाटा स्कॉलर। बिजनेस सिर्फ कमाई नहीं, एक जिम्मेदारी है। दुनिया के बड़े कॉरपोरेट्स CSR रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन टाटा, उन्होंने ये कल्चर जिया है। जब उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल खोली तो वो भारत के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को पेंशन प्लान दिया। सोचिए, जहां पश्चिमी देशों में यह सोचा भी नहीं गया था, टाटा ने भारत में इसे लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था समाज की भलाई में ही हमारी तरक्की छुपी है। विकास के लिए बलिदान का उदाहरण, देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना लिए जमशेद जी ने एक स्टील प्लांट की नींव रखी। फिर उन्होंने एक विशाल आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन यहां रुकिए, 1900 के दशक में उन्होंने अपनी 17 बिल्डिंग्स और 4 जमीनों की डील बेच दी, सिर्फ इसलिए कि भारत को साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिल सकें। और ऐसे जन्म हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलुरु दुनिया के अमीर और टाटा, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, सबने चैरिटी की है, लेकिन टाटा का रास्ता अलग है। ये लोग डोनेट नहीं करते, ये लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए टाटा ग्रुप लोकल टैलेंट पर भरोसा करता है, जबकि बाकी कंपनियां कोस्ट कटिंग के नाम पर बाहर से लोग लाते हैं। हुसूर की कहानी, एक उम्मीद की फैक्ट्री। 1987 में तमिलनाडु के होसूर में गरीबी गहराई हुई थी। ज्यादातर लोग खेती से गुजारा करते थे, ना कोई स्किल, ना कोई जॉब। टाटा ने वहां एक प्लांट खोलने का फैसला लिया। वो चाहते तो बेंगलोर से स्किल्ड वर्कर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और चुना। 400 लोकल 12वीं पास स्टूडेंट्स चुने गए। इन्हें ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा गया। बहुत से स्टूडेंट्स पहली बार शहर देख रहे थे और ट्रेनिंग के बाद वही बच्चे टाइटन वॉचेस बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास घड़ियां, जो अब देश की शान है। टाटा का असली निवेश लोगों में, उनके हुनर में, उनकी उम्मीदों में। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी चमकेगा और तभी एक बिजनेस असली लीडर बनेगा। ये थी टाटा कल्चर की कहानी, जहां हर मुनाफे में एक भावना छुपी होती है। उत्तराधिकारी की खोज, रतन टाटा की अंतिम बड़ी जिम्मेदारी। हर साम्राज्य को एक ना एक दिन नए नेतृत्व की जरूरत होती है, लेकिन टाटा ग्रुप जैसा विशाल और वैल्यू ड्रिवन साम्राज्य, उसके लिए उत्तराधिकारी चुनना सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, वो एक दर्शन होता है। 3 नेता, 3 सोच, एक ही आत्मा जमशेद जी टाटा, एक पारंपरिक पारसी, लंबी दाढ़ी, गंभीर व्यक्तित्व और दूरदर्शी सोच, जे.टी.
टाटा फ्रेंच एलिगेंस के साथ एक भारतीय दिल, सूट बूट, क्लीन शेव और हमेशा आम लोगों की भलाई के लिए चिंतित। रतन टाटा शांत, संयमी, भीतर से भावुक और बेहद मेथोडिकल। उनकी आंखें कम बोलती हैं, लेकिन उनके फैसले इतिहास रचते हैं। उत्तराधिकारी की तलाश। एक अंदरूनी मिशन 1991 में जब रतन टाटा चेयरमैन बने, वो 54 साल के थे। और टाटा ग्रुप का एक रूल है, कोई चेयरमैन 75 के बाद पद पर नहीं रहेगा। तो उन्होंने 73 की उम्र में शुरू कर दी एक गंभीर और चुपचाप खोज। एक सिलेक्शन कमेटी बनी, 5 लोग, जिनमें खुद रतन टाटा भी शामिल थे। यह कमेटी उतनी ही सीक्रेटिव थी जितनी कोई जासूसी एजेंसी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड्स वो बेहद ऊंचे थे। रतन टाटा किसी ऐसे को नहीं चाहते थे जो सिर्फ क्वालिफाइड हो। उन्हें चाहिए था एक विजनरी, एक डेडिकेटेड इंसान जिसमें हो सच्चा कमिटमेंट और सबसे जरूरी बात, ना हो अहंकार। और हां, उत्तराधिकारी भारतीय ही होगा, क्योंकि टाटा की आत्मा इस देश की मिट्टी में ही बसती है। तब सामने आया है एक नाम, साइरस प्लोंजी मिस्त्री। 43 साल के, शांत स्वभाव के, लाइमलाइट से दूर रहने वाले साइरस टाटा ग्रुप की शपूरजी पलोंजी फैमिली से आते हैं, जिनका टाटा में 18% हिस्सा है। साइरस ने पहले ही ग्रुप के 2 सबसे बड़े अधिग्रहणों में मेगा भूमिका निभाई थी, जैगवार लैंड रोवर, कोरस स्टील। उनकी उम्र, दृष्टिकोण और नेचर, सब कुछ रतन टाटा की उम्मीदों पर खरा उतरता था। एक विरासत, 100 साल पुराना रिश्ता। साइरस मिस्त्री का ताल्लुक एक पारसी बिल्डर परिवार से है। उनके पिता पलोंजी मिस्त्री एक कंस्ट्रक्शन टाइकून हैं और मां आयरलैंड से हैं। मिस्त्री फैमिली 100 साल से भी ज्यादा समय से टाटा ग्रुप का हिस्सा रही है। पारिवारिक रिश्ता, कारोबारी रिश्ता और अब नेतृत्व का रिश्ता। सितंबर 2011 नाम हुआ घोषित। जैसे ही साइरस मिस्त्री का नाम सामने आया, मीडिया और बाजार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या वो तैयार हैं? क्या वो इतने बड़े ग्रुप को संभाल पाएंगे? यही सवाल तब भी उठे थे जब रतन टाटा ने जेआरडी की जगह ली थी, और फिर वो खुद मिसाल बन गए। अब बारी थी साइरस मिस्त्री की, खुद को साबित करने की। नेतृत्व सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये विश्वास है, ये विरासत है, और सबसे बढ़कर ये टाटा का कल्चर है, जिसे आगे बढ़ाना किसी एक इंसान का काम नहीं, बल्कि एक मिशन है। द स्टॉर्म एंड अ न्यू बिगिनिंग। टाटा ग्रुप को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो होगा विजन। ये ग्रुप कल के आंकड़ों पर नहीं, कल से आगे की सोच पर फैसले करता है। इंटेग्रिटी, लॉन्ग टर्म सोच और पब्लिक गुडविल, यही इसकी बुनियाद है। लेकिन जब नया चेयरमैन आया, साइरस प्लोंजी मिस्त्री, तो उनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। मुनाफा या मिशन? साइरस नंबर्स में यकीन रखते थे, हर बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह देखते थे। उनका पहला बड़ा फैसला था, जो कंपनियां घाटे में हैं उन्हें बंद या बेच दो। इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया गया। बरमूडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील कैंसिल कर दी गई। अब फोकस था फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, टूरिज्म और रिटेल पर। उनका मानना था टाटा ग्रुप को फोकस्ड ग्रोथ चाहिए। वार्षिक बैठक और अनजाना तूफान, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सालाना मीटिंग होने वाली थी, जहां साइरस टाटा की सभी कंपनियों की रिपोर्ट सुनने वाले थे। लेकिन तभी खबर आई, कुछ बोर्ड मेंबर्स एक अनऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। साइरस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर जब एनुअल मीटिंग शुरू हुई तो 2 चौंकाने वाले चेहरे वहां मौजूद थे। नितिन नोहरिया, बोर्ड मेंबर, और खुद रतन टाटा। और फिर आया झटका। नितिन नोहरिया ने खड़े होकर बोला, बोर्ड चाहता है कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर दें। यही उस इनफॉर्मल मीटिंग का एजेंडा था। रतन टाटा ने सिर्फ इतना कहा, सॉरी साइरस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोर्ड ने अपना भरोसा खो दिया था। सिर्फ 30 मिनट में यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता साइरस को हटाने की असली वजह क्या थी। कुछ बोले घाटे के बिजनेस बेच दिए इसलिए, कुछ ने कहा उन्होंने टाटा ट्रस्ट को नजरअंदाज किया। पर रतन टाटा चुप रहे। ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई डिनायल। साइरस
जो 20 से 30 साल तक चेयरमैन बने रहने की उम्मीद में आए थे, बस 4 साल में ही हटा दिए गए। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज की। मेरे साथ अन्याय हुआ है था, और फिर नाम सामने आया, नटराजन चंद्रशेखरन, टीसीएस के सीईओ, शांत, विनम्र, एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान। टाटा में ही करियर की शुरुआत की थी और टाटा ही उनकी दुनिया थी। फरवरी 2017 में उन्हें ऑफिशियली टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया। समस्याएं बहुत थीं। समाधान भी आया। जापानी कंपनी डोकोमो टाटा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली थी, लेकिन चंद्रा के दखल से मामला सुलझ गया। टाटा स्टील यूरोप में घाटे में था तो उसे जर्मन कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। टाटा टेली सर्विसेज एयरटेल को बेच दी गई। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप फिर से स्थिर हो चुका था। निष्कर्ष, पर्पस इज ऑलवेज बिगर देन प्रॉफिट, आपने इस बुक में पढ़ा। जमशेद जी का विजन, J.R.D की समाज सेवा और रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता। आपने देखा कि कैसे इंटीग्रिटी, विजन और पब्लिक वेलफेयर टाटा के डीएनए का हिस्सा है। लेकिन साथ ही आपने यह भी देखा कि टाटा ग्रुप कभी भी सिर्फ बिजनेस नहीं था। क्या आप खुद पे भरोसा करते हैं? जब इंडिका पहली बार फेल हुई थी तो लोग बोले हमसे नहीं होगा, पर रतन टाटा ने कहा होगा और यही होगा, और फिर बनी भारत की पहली देसी वर्ल्ड क्लास कार। आज हमारे पास है फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय सीईओ और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर देता है इंडिया। तो अब वक्त है खुद पे विश्वास करने का, बिकॉज इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता।